हेलो दोस्तों, देवा स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद होती है नागरिक संहिता 1804 में, और वियना संधि 1815 में जो आप लोगों को पता ही है। उदारवादियों की क्रांति 1848 में, फिर जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। अब देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। संविधान, ये सब इन्हीं के पार्ट हैं। संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नई फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्ति एवं मापदंड की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राज्य की साझा भाषा बनाया गया। उसके बाद आता है 1804 की नागरिक संहिता। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों से मुक्त किया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। अब आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। ये उदारवादी राष्ट्रवाद आर्थिक क्षेत्र में है। सम्मति पर आधारित सरकार, संविधान पर आधारित सरकार, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित विशेषाधिकारों का अंत, ये राजनीतिक। अब देखेंगे कानून की समुचित समानता, मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं था। मुक्त बाजार था। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति थी। अब देखेंगे 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत, मतलब कब था? नेपोलियन के हार के बाद की बात है। यूरोप की सरकार का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ा।